हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास के सैम्पल पेपर के केस स्टडी के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं सैम्पल पेपर के सेक्शन ए और बी को कवर अप करा चुका हूं। 40 MCQs हमने कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हमें करना है वो हमें केस स्टडी के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो केस स्टडी हमें दिया गया है, पहली जो केस स्टडी हमें दी है वो हमें दी है इन अ सोसाइटी रेजिडेंस इज डिसाइडेड टू बिल्ड अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन एंड अ पार्किंग एरिया ABC शोज द पार्क। ठीक है, जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ABC जो है वो क्या है, पार्क है हमारे पास। DEPG जो है हमारे पास वो क्या है, एक हमारे पास पार्किंग के लिए एरिया है। ठीक है, अब इसमें हमें 41 से लेके 45 तक के क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए 41 जो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के हमें 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 अगर मैं इसको कहूँ तो 4 ऑप्शन हमारे पास 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 2 and 1, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 1 and 1, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 2 and 2। अब आप जल्दी से मुझे देख के बताइए ऑप्शन नंबर ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहले हमें एक्स को देखना होता है। एक चीज़ याद रखिए, जब कभी आप ग्राफ देख रहे हैं तो पहले आपको एक्स को देखना है फिर वाई को देखना है। ठीक है, तो एक्स कहाँ पर है 1 पे और वाई कहाँ पर है 2 पे, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल था, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 42 में भी हमें क्या दिया है, हमें डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब जल्दी से मुझे बताइए, डी में हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0 and 1, 1 and 3, 5 and 0 and 0 and 5। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इनमें से आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 42 का डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा। देखिए सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया, जब कभी आपको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो पहले आपको देखना है एक्स की वैल्यू को। तो जो हमारा डी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर ही आया है। जो हमारा कोऑर्डिनेट है डी, ठीक है, वो हमारा किस पर आया है, एक्स एक्सिस पर आया है, एक्स अक्ष पर ही आया है। जब कभी एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो वाई की वैल्यू 0 होती है। तो वाई 0 किस में है, ये देखिए एक ही ऑप्शन में वाई 0 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम ये भी देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में भी हमें किसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एफ के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखिए फिगर में देखिए एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4 ऑप्शन अगर मैं आपको दूं, 4 ऑप्शन अगर दूं तो 3 and 8 पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है 8 and 3, थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है 3 and 0, फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है 0 and 8। तो इसमें मुझे बताइए कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 4 ऑप्शंस में से। सबसे पहले एफ को ढूंढिए, एफ मिल गया। DEFG जो है वो क्या है, पार्किंग का एरिया है। ठीक है, तो DEF, एफ क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो एफ में जो एक्स की वैल्यू वो कहाँ पर आ रही है, देखिए एक्स की लाइन जो आ रही है एफ में वो कहाँ आ रही है, 8 पर आ रही है। और वाई एक्सिस पे कितने पे जा रही, 3 पे, मतलब एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वरना ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, तुरंत हो गए। ठीक है, 44 में हमें निकालना है एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पार्क निकालना है और वो निकालना है इन स्क्वायर यूनिट्स में निकालना है। तो अगर मैं एक बार आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो जो ABC जो है वो कुछ ऐसे है, ABC, और यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू गई है हमारी, ये 1 से 3 बीच में हमारा क्या है, 1 से 3 बीच में। ये अगर मैं एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, और यहाँ पर वाई एक्सिस की ऐसे लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये क्या है 0, 1 and 2। इधर क्या है मेरे पास 1 and 2, और ये 3, और ये मेरे पास 4 है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि ये जो ग्राफ, जो ये ABC जो ट्रायंगल बन रहा है, ये फिगर में ध्यान से देखिए, एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बेस में कितनी यूनिट्स है, देखिए 1 से 3 गया है तो 2 यूनिट आ गई। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो बेस की बात कर रहा हूँ, ये नीचे। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो हाइट 2 से 4, मतलब ये भी 2 यूनिट है।
जब कभी 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस की वैल्यू भी 2 है और हाइट की वैल्यू भी 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 से 2, तो 2 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब बताइए, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें एरिया ऑफ पार्किंग निकालना है, पार्किंग के क्षेत्रफल, पार्किंग क्या क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब पार्किंग जो बन रही है वो किससे बन रही है, आप फिगर में ध्यान से देखिए एक बार। पार्किंग जो बन रही है वो DEFG से बन रही है, क्योंकि DEFG ही तो हमारा पार्किंग का एरिया है, ठीक है। तो हमें उसको निकालना है कि वो क्या होगा। तो आप DEFG को एक बार देखिए, ये एक स्क्वायर की फॉर्मेशन है, ये एक स्क्वायर की फिगर है। कैसे, D हमारा 5 से लेकर E जो है वो 8 तक गया है, तो ये 3 यूनिट आ गया। E से लेकर FB कितना है, देखिए y एक्सिस पे देखिए, इसमें 0 से लेकर 3 तक गया, तो ये भी 3 यूनिट्स है। F से G जो गया है वो भी 3 यूनिट्स है, G से D जो है वो भी 3 यूनिट्स, मतलब सारी 3 यूनिट्स है, तो एक स्क्वायर बन गया ना। तो अगर स्क्वायर बना है तो अगर किसी भी स्क्वायर का जो एरिया निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर हम कहें, साइड क्या होती है ए, तो ए का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 स्क्वायर यूनिट हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से एक बार इन सभी क्वेश्चंस को आप उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सैंपल पेपर की जो सेकंड केस स्टडी है उसको देखिए, जिसमें हमें 45 to 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं, 45 to 50 5 क्वेश्चन हमारे उसमें भी दे रखे हैं। अगली जो केस स्टडी है उसको ध्यान से देखिए। अ ट्रायंगुलर फील्ड हैज वर्टेक्स ABC, द लेंथ ऑफ AB इज 120, 80 एंड 50 सेंटीमीटर। अगर मैं फिगर आपको बना के दिखाऊं, वैसे फिगर आपको दिख रही होगी, ठीक है। A, B और C ये हमें दे रखा है 50, ये हमारा फिगर में है कितना, बोलिए 80 मीटर, 50 मीटर एंड 120 मीटर हमें दे रखा है, ठीक है। द फार्मर वांट टू फेंस द फील्ड ऑल अराउंड लिविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन वन साइड, ठीक है। अब जैसा फिगर में आपको दिख रहा है, उसने चारों तरफ फेंस लगाई है, 3 मीटर का एरिया उसने छोड़ दिया है गेट लगाने के लिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विद द बारबेड वायर्स इज ₹20 पर मीटर, ठीक है। अब बाड़ लगाने के लिए जो उसका खर्चा आया है वो कितना आया है, 20 पर मीटर खर्चा उसका आया, 20 पर मीटर उसको देना पड़ा, ठीक है। आफ्टर फेंसिंग फार्मर कल्टिवेट कोरिएंडर इन द फील्ड। अब उसको कल्टीवेट करवाने के बाद, फेंसिंग करने के बाद उसने क्या किया, उसमें कल्टीवेट करवा के और उसमें क्या बो दिया है, कोरिएंडर, ठीक है, धनिया उसमें बो दिया गया है, ठीक है, धनिया की खेती करी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 हमें क्या दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में है द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड। ट्रायंगुलर फील्ड का हमें सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, तो S इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2, और S की ही वैल्यू क्या होती है, S ही होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो ABC क्या होती है, साइड्स, मतलब 50 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 120 अपॉन में 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 और 80 200, 250/2 इसको काटेंगे तो 125 हमारा आंसर आ जाएगा, 125। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर निकालना। अच्छा, अब एक चीज देखिए, A प्लस B प्लस C, क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर। अब मुझे एक बात ये बताइए, पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C, या सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइडों को जोड़ दे, और ये क्या आया था ऊपर 250, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा, 250 मीटर हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब जल्दी से आप ये दोनों क्वेश्चन उतारिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर द फेंसिंग इज। खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 255 मीटर, ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है 122 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है 497 मीटर, ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है 247 मीटर। ठीक है, कि हमें ये बताना है कि जो वायर की जो लेंथ लगेगी वो कितनी रिक्वायर होगी इसके चारों तरफ लगाने के लिए। ठीक है, अब एक बार आप फिगर में देखिए, फिगर में हमें क्या दिया है कि जो वायर चारों तरफ लगेगा 3 मीटर जो उसका एरिया है वो गेट लगाने के लिए छोड़ दिया गया है। तो गेट जहां लगेगा वहां वायर हम नहीं लगाएंगे, वायर की जो लेंथ होगी वो चारों तरफ की होगी, लेकिन जहां 3 मीटर जो गेट लगा है उस लेंथ को हम छोड़ देंगे। मतलब कि वायर जो लगेगा वो पूरे में तो लगेगा, ठीक है, पूरे में लगेगा, लेकिन बीच में 3 मीटर हमें यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। तो पूरा तो 250 है, बीच में हमने 3 मीटर छोड़ दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 247 मीटर हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको ये कि जो हमारी वायर की लेंथ हो जाएगी, जो तार की लंबाई जो होगी वो 247 होगी, 250 नहीं होगी। ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर जो 49 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 49 है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कि जो हमने कांटेदार तार लगाया है उसको लगाने का कुल खर्च हमारा कितना आएगा। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखिए कि तार जो हमने लगाया है उसकी टोटल जो लंबाई है वो है 247 मीटर, 247 मीटर तार की लंबाई लगी है, और 1 मीटर तार को लगाने की जो कीमत है वो हमारे पास 20 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर तार को लगाने की जो कीमत है वो 20 मीटर है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो तार की लंबाई जितनी आई है उसको कॉस्ट पर यूनिट से जो प्रति दर जो कीमत, प्रति मीटर जो कीमत हमें दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर दी जाएगी, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमें तार कितना लगाना है 247, 1 मीटर की जो कीमत है वो कितनी है 20 रुपए। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आ जाए, पीछे 0, 4, 9 और 4, 4,940 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, उसमें हमें 4,940 ही दे रखा है। ठीक है, अब जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, इसमें तुरंत लगा के आएंगे, 250 मीटर पेरीमीटर है, उसकी मल्टीप्लाई 20 से कर दी 5000, बी ऑप्शन में 5000 ही दे रखा है, पर आपको वो नहीं लगाना है। ठीक है, अब आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, द एरिया ऑफ द फील्ड, खेत का कुल क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, हमारा हीरोन सूत्र से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हीरोन सूत्र हमारा क्या होता है, अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ हीरोन्स फॉर्मूला थे, तो √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी फॉर्मूला है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हमें पता है जो हमारे S की वैल्यू है वो क्या है 125 मीटर है, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चंस में S को हम निकाल चुके हैं कि वो है हमारा 125 मीटर। ठीक है, अब हमें S माइनस ए और ए बी सी क्या होती है वो मैंने आपको बताया, ए बी सी क्या है, साइड से ये A मान लीजिए, ये B और ये C है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है 125 माइनस 50, फिर क्या आएगा 125 माइनस में B क्या है हमारा 80, फिर हमें क्या करना है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ इधर 125, ये इसको हटा देता हूँ, सिर्फ इसको लिख देता हूँ 125 माइनस हमारा 120। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में देखिए 125 तो आगे आएगा ही, 125 में से 50 माइनस कर देंगे 75, 120 में से 80 माइनस करेंगे तो 45, 125 में से 120 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे करते क्या है, इस पूरे की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको किस तरीके से करना है ये देखिए, यहाँ से एक चीज़ समझिए, 125 को मैं लिख सकता हूँ 25 × 5। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को समझिए, मैं अभी तुरंत आपको ये बताऊंगा कि ये हमने किस लिए ब्रेक किया, इसका कारण क्या है ब्रेक करने का। ठीक है, अब 75 को क्या किया जा सकता है 25 × 3। ठीक है, 75 क्या होता है 25 3 से 75, 25 5 जा 125। ठीक है, अब 45 को कैसे ब्रेक किया जा सकता है 9 × 5 और पीछे एक और 5 है। अब यहाँ से एक चीज़ आप ये समझिए, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई दो एक जैसे नंबर आ जाते हैं तो वहाँ से हम एक नंबर को स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कभी दो नंबर एक जैसे आ जाए तो आप दोनों में से एक को बाहर निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पर 25 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पर किसका पेयर बन गया 5 ×
25 का भी पेयर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए, 5 5 का पेयर बन चुका है। 9 में से हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे, 9 में से हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए 25 बाहर आ चुका है, 2 पेयर 5 के बने, एक और 5 आ चुका है। देखिए 25 का पेयर बना उसका 25 बाहर आ गया, 5 का पेयर बना उसका 5 बाहर आ चुका है, और एक किसका पेयर बना 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। ये देखिए हर बार ये देखिए 9 को मैंने क्यों किया, देखो 9 का पेयर नहीं है, मैं इस पे से सर्कल एक बार हटा देता हूं तो आप ये चीज़ समझिए। 25 का पेयर बना, एक 25 बाहर, ठीक है। 5 का पेयर बना, एक 5 बाहर। अब मैंने देखा आगे कि अब बच गया मेरे पास 3, 9 और 5, 3, 9 और 5। अब हमें पता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। ये मैं लिख चुका हूं, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहां पर अब रूट के अंदर क्या बच गया, रूट के अंदर वैल्यू बच गई 3 इंटू 5। रूट के अंदर क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, 3 इंटू 5 बच चुकी है, ठीक है। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 5 जा 125, 125 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। 125 की जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास कितना आ चुका है, 125 मल्टीप्लाई 3, अंडर रूट क्या है 3 इंटू 5 है, अंडर रूट में क्या है 3 इंटू 5। जब 125 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, और 1 क्या कैरी 7, 3, और अंडर रूट के अंदर क्या है 3 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा मीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये केस स्टडी भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जल्दी से एक बार उसको उतारिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट केस स्टडी है, श्याम एंड राम आर वॉकिंग होम आफ्टर गिविंग मैथ टेस्ट ऑफ 50 marks. In half of the way they decided to find and estimated their marks in test. Ram's estimate score is 38/50 and Shyam's estimate score is 36/50. Their real test score were 37/50 for Ram and 23/50 for Shyam. अब देखिए राम और श्याम दो दोस्त हैं, उनका मैथ्स का टेस्ट हुआ, कितने मार्क्स का टोटल 50 मार्क्स का, और उन्होंने रास्ते में अपना एस्टिमेटेड स्कोर लगाया। जैसे होता है ना रास्ते में जब हम कोई एग्जाम दे के आते हैं, किसी का भी पेपर दे के आते थे, तो हम रास्ते में क्या देखते हैं कि हमारे एस्टिमेटेड इतना गलत है, इतना सही है, कि मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं या मेरे इतने आ सकते हैं। हम अपना एक रफ आइडिया या एक एस्टिमेटेड स्कोर बना लेते हैं कि इतना हमारा नंबर आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि राम का जो एस्टिमेटेड स्कोर है वो 38 है, श्याम का एस्टिमेटेड स्कोर 36/50 है। उसके बाद जो रियल टेस्ट स्कोर है राम का वो 37/50 है और श्याम का 23/50 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, हु एस्टिमेटेड देयर मार्क्स एक्यूरेटली, कि किसने अपने मार्क्स को एक्यूरेटली एस्टिमेट किया है, मतलब कि किसने सबसे अच्छे तरीके से अपने मार्क्स को एस्टिमेट किया कि मेरे इतने आ सकते हैं तो लगभग उसके उतने ही आए हैं। तो आप एक चीज देखिए कि राम का जो एस्टिमेटेड स्कोर था वो कितना था, चेक करिए। राम ने एस्टिमेटेड स्कोर लगाया था 50 में से 38। अब ये 38/50 है, ये देखिए अगर मैं यहां पर लिखूं राम्स एस्टिमेटेड स्कोर कितना है, यहां देखिए वो है 38/50, ठीक है। अब राम का ही जो रियल स्कोर है वो कितना है, वो बताइए रियल स्कोर कितना है राम का, बिल्कुल 38। राम का रियल स्कोर है हमारे पास 37/50। ऐसे ही अगर मैं शाम का एस्टिमेटेड स्कोर लगाऊं, एस्टिमेटेड स्कोर बताएं तो वो हमें कितना दिया है 36/50, और जो इसका रियल जो स्कोर है वो हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में 23/50। अब इसका मतलब क्या है, जैसे टेस्ट में आप देखते हो ना मैडम या सर जो भी टेस्ट चेक करते हैं वो क्या करते हैं कि आपके 100 में से मान लीजिए 80 नंबर हैं, ठीक है, ऐसे स्कोर लगाते हैं, ठीक है। तो नीचे जो होता है वो हमें टोटल दिया होता है, ऊपर जो हमारे पास होता है वो होता है हमारा स्कोर। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो एस्टिमेटेड स्कोर 50 में से 38 और एक्चुअल में कितना आया 50 में से 37। शाम का एस्टिमेटेड स्कोर 50, उसमें से उसके 36 आए, लेकिन एक्चुअल में जो उसके आए वो सिर्फ 23
3 ही आए थे। ठीक है, तो अब इन दोनों में से इन दोनों में से किसने अपना एस्टिमेटेड स्कोर जो है वो एक्यूरेटली बताया, तो ये देखिए किसका होगा वो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि राम का जो एस्टिमेटेड स्कोर है वो उसके रियल स्कोर से काफी नजदीक है, तो फर्स्ट का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राम्स रियल स्कोर वॉज अ डैश नंबर, कि राम का जो रियल स्कोर है वो क्या है, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इरेशनल, रैशनल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि ये सारे स्कोर P/Q की फॉर्मेशन में है। P/Q की फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो बटे की फॉर्म बन रही है, ठीक है, जो अपॉन की फॉर्म है P/Q। ठीक है, तो सारे के सारे देखिए ये P/Q की फॉर्म है। जब कभी P/Q की फॉर्म आती है तो वहां हमारा कौन सा नंबर होता है, जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल वहां हमारा कौन सा होता है, रैशनल नंबर होता है। वहां कौन सा होता है, रैशनल नंबर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दे रखा है, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन श्याम्स एस्टिमेटेड स्कोर एंड राम्स रियल टेस्ट स्कोर, कि श्याम का तो एस्टिमेटेड स्कोर लिया गया है लेकिन राम का रियल स्कोर लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे 36/50 है, 37/50 है, तो वो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन 100 नंबर्स, 200 नंबर्स, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स, 1000 नंबर्स। तो जब कभी चाहे कैसे भी दो रैशनल नंबर हो, उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमेशा और हमेशा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने होंगे, सी ऑप्शन, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इनफाइनाइट, अनेक, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याओं के बीच में आती हैं, क्योंकि ये सारी परिमेय संख्याएं ना, अपोन की फॉर्मेशन में तो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं थी, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट राम्स रियल टेस्ट स्कोर ऑन नंबर लाइन इट विल बी बिटवीन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी 1/2 and 3/4, ऑप्शन नंबर सी 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी 2 and 3, कि राम का जो रियल टेस्ट स्कोर है, राम का रियल टेस्ट स्कोर क्या है, 37/50। ठीक है, 37/50, कि ये जो रियल स्कोर है ये किन दो रैशनल नंबर्स के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, 1/2 और 3/4 के बीच में आएगा, 3/4 के, 3 और 4 के, 2 और 3 के, हमें बताना है किसके बीच में आएगा। अब यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान से समझिए कि अगर कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, कभी भी न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो हमेशा वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाए करती है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, राम का रियल स्कोर, राम का रियल स्कोर है 37/50। राम का जो रियल स्कोर है वो हमें क्या दे रखा है, 37/50 दे रखा है। अब यहाँ से आप एक चीज़ मुझे ये बताइए, जो 37 है क्या वो 50 से छोटा है कि बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, सॉरी छोटा है। 37 जो है वो 50 से छोटा है। ठीक है, अगर ये छोटा है तो इसका मतलब जो वैल्यू लाई करेगी वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए क्या 0 to 1, 0 and 1 हमें आंसर दिया है, नहीं दिया, तो अब इसको किस तरीके से किया जाए, क्योंकि 0 to 1 तो हमें दे ही रखा, 0 and 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब इसको किस हिसाब से करेंगे। अब देखिए 37/50 है, अब यहाँ पर मैं इसको 50 से डिवाइड करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। हमें दे रखा है 37/50, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6, और उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए 5 से। अब देखिए एक चीज़, जब इसकी डिवाइड करनी है तो आप एक बारी के लिए 0 को भूल जाएं, 0 को भूल जाएं, सिंपली 5 से इसकी डिवाइड करिए, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 7 × 35, 2 बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 5 7 × 35 और 2 बच गया 20, तो कितना हो गया 0.4। ठीक है, 0.4 आ गया। अब देखिए 0 भी तो था, तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, मतलब जब मैं 50 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 0.74, 0.74। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बताइए, एक बार इस ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। ठीक है,
3/4 का मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब 0.5, 3/4 का मतलब 0.75 कैसे, 3 को 4 से डिवाइड कर दिया, शुरू में 0.3 7 जा 28, 30 में से 28 को माइनस करेंगे 2 बचेगा 20, तो 4 5 जा 20, तो 0.5 0.75, तो 0.74 आया, तो इसका मतलब ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो लाई करेगा ये 0.5 से लेकर 0.75 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, काफी सिंपल था, बस उसने कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वैल्यू डाली है। आपने देखा कि 37 जो है वो 50 से छोटा है, तो वैल्यू जो है वो 0 to 1 लाई करेगी। जब कभी न्यूमरेटर अगर जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है, तो आंसर हमेशा 0 to 1 के बीच में लाया करता। अब यहाँ 0 to 1 हमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि अगर 0 to 1 नहीं दे रखा है तो आप फिर भी बिल्कुल तुरंत इसका 2 सेकंड में ही आंसर लगा सकते थे, ठीक है। कैसे, देखिए 1 to 0, 1 to 2, 3 to 4, 2 to 3 है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज ये बताइए, जब 0 to 1 में आंसर है तो ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी गया, तो एक बी ही तो बचा ना, ठीक है, बी ही बचा स्टूडेंट्स। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी काम आता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं तो भी जल्दी निकलता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है वो भी कुछ ऐसा ही है। इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट शाम्स रियल टेस्ट स्कोर ऑन नंबर लाइन, इट विल लाई बिटवीन। अब इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 1/2 and 3/4, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 3 and 4, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 1 and 4 and 1 and 2। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि जो शाम का जो रियल टेस्ट स्कोर है वो 23/50 है। क्या है, 23/50 है। तो ऊपर न्यूमरेटर अंश जो है वो छोटा है, तो इसका मतलब 0 to 1 वैल्यू जो लाई करेगी वो 0 to 1 लाई करेगी। तो मतलब ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, ठीक है। अब 23 से जब 50 को डिवाइड किया जाएगा, जब कभी 23 से 50 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिंपली आप वही कीजिए, डायरेक्ट 50 से करना चाहते हैं तो 50 से भी कर सकते हैं, या 5 से डिवाइड कीजिए, 5 4 जा 20, 3 बचा 0.6, मतलब 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 4.6 हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पर मुझे एक चीज ये बताओ कि ये 1/2 की वैल्यू क्या निकाली थी, 0.5, 3/4 की वैल्यू क्या थी, 0.75। अच्छा, इसको मैं 50 लिख दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 की वैल्यू 0.50 है और 3/4 की वैल्यू 0.75 है। तो यहाँ पर देखिए हमारा तो 0.46 आया है ना, तो इसका मतलब ये सही ऑप्शन भी गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें आंसर होना चाहिए, क्योंकि 1/4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, 0.25, 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.50, तो हमारा ऑप्शन 0.46 जो 23/50 से आया था वो 1/4 से 1/2 के बीच में लाए करेगा, ठीक है। अब एक बार जल्दी से आप इसको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब ये ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, आप इसको जल्दी से उतार सकते हैं, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट हमारा एक और केस स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट केस स्टडी हमारे सामने है। द हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल वर द वेट इन kg ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास हैज बीन रिकॉर्डेड, विच आर द फॉलोइंग्स। कि एक हेल्थ कैंप एक स्कूल में ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ विद्यार्थियों का जो वेट मेजर किया गया, तो वेट क्या आया है इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, 44, 52, 55, 60, 50, 49 और 45। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हो गए। तो इनका जो वेट मेजर किया गया था, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है डिटरमाइन द रेंज। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें रेंज निकालनी है। रेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में, परिसर बोला जाता है। अब जिसने पीछे जो मैंने वीडियोस बनाई है वो अगर आपने देखी होगी तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता होगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, H-L। जी हाँ स्टूडेंट्स, H-L, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू,
ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इन सभी में क्या है हमारे पास 16 माइनस लोएस्ट वैल्यू क्या है इन सभी में चेक कीजिए 44। 60 में से 44 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, वो हमें 16 kg ही दे रखा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द मीडियन वेट। हमें क्या निकालना है, मेट निकालना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या निकालना है, मीडियन वेट निकालना है। तो जब कभी आपको वेट निकालना होता है मीडियन, जब कभी आपको मीडियन निकालना होता है, जब कभी आपको माध्यक निकालना होता है, तो पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। जो भी आपको डाटा दे रखा है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा तो सबसे पहले आएगा 44, 44 के बाद क्या आएगा 45, उसके बाद आएगा 49, उसके बाद आ जाएगा 50, फिर 52, 55 और 60। हो गए स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो हमें यहाँ पर जो प्रेक्षणों की संख्या दे रखी है, अगर वो इवन है तो अलग तरीके से निकालना होता है, ओड होता है तो अलग तरीके से निकालना होता है। तो यहाँ पर हमें 7 दे रखे, 7 जो है वो क्या है, एक ओड है। अगर ओड है तो हमें क्या करना है, जब हमारे पास ओड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हमें सिंपली करना है n+1/2, n+1/2 करना है। मतलब कि जब हमें विषम दे रखी हो प्रेक्षणों की संख्या तो फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, 7+1/2 8/2, इसका मतलब ये आया 4। अब ये 4 मीडियन नहीं है, फोर्थ टर्म जो है वो हमारी मीडियन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ टर्म हमारी मीडियन होगी। तो 1 2 3 4 50, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें ओड दे रखा है तो n+1/2 होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वेट हैव बीन नोटेड इन द अबव डाटा, ठीक है। कि जो हमें डाटा दे रखा है, जो हमें ये डाटा दिया है उसमें कितने बच्चों का जो वेट है वो मेजर किया गया है। तो इसको तो आप वैसे ही बता सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जी, 7 स्टूडेंट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 स्टूडेंट्स हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन वेट ऑफ द अबव रिकॉर्डेड वेट। कि हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें निकालना है मीन, हमें निकालना है माध्य, ठीक है, माध्य निकालना है। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझिए, जब कभी हमें मीन निकालना होता है, माध्य निकालना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कि जो हमें प्रेक्षणों की कुल संख्या दे रखी, प्रेक्षणों का कुल योग बोल सकता हूं मैं, प्रेक्षणों का कुल योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। प्रेक्षण क्या है, अब ऑब्जर्वेशंस क्या है, ये सारी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इनको ऐड कर लीजिए 44 प्लस 52 प्लस 55 प्लस में 60 प्लस 50 प्लस में 49 प्लस में 45। अब ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, 7 है हमारे पास, ठीक है, 7 है। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, टोटल क्या आएगा स्टूडेंट्स, इनको जोड़िए, टोटल क्या आएगा, देखिए 44 प्लस 52 हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 प्लस 52 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6 और ये 96 हो जाएगा हमारे पास। 50 और ये देखिए 60 और 50 कितना हो गया 110, ठीक है। इन दोनों को ऐड ऑन कर लीजिए 0 206, ठीक है। तो 2 ऑब्जर्वेशन जोड़ लिए, ये दोनों भी जोड़ चुके हैं। अब आगे जोड़िए 45 प्लस 49, 49 प्लस 45, तो 9 और 5 14 बन गया, कैरियर आ गया 94। अब इन दोनों को ऐड ऑन कर लीजिए 206 प्लस 94, ये कितना हो जाएगा 0 0 और ये 3 आ जाएगा 300, बचा कितना 55, तो 355 आ गया हमारा सभी ऑब्जर्वेशंस का टोटल। उसको किससे डिवाइड करना है, 7 से। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, ये 50 है, ठीक है, 5 बचा, अब 35 तो पूरा गया। जब इसको उतार के हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो उसका हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बन गया 50 के लिए किस पे जाएंगे 7, तो 50.71, देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 50.71 हमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको मीन कैसे निकालना है। मीन के लिए आपको याद रखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का कुल योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। अब आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव वेटेड अबव 50। अबव 50, अब देखिए अबव 50 कितने स्टूडेंट्स आएंगे 52,
55 एंड 60। अब वो 50 सिर्फ 3 ही है, तो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 5 में हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 3। 50 से ज़्यादा जो वेट वाले हैं वो 3 स्टूडेंट्स हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही केस स्टडी। हमारे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, एमसीक्यू के साथ या केस स्टडी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इन केस स्टडीज़ को पढ़ लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।